वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे। इसको पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर फील्ड में जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस थी उनको देख लिया था। अब हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं ह्यूमोलिन। ह्यूमोलिन के बाद देखिए ह्यूमोलिन क्या है। ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन देखिए हम जो भी खाते हैं बाद में वो किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में। और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को तोड़ता है और हमें एनर्जी देता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। यदि इंसुलिन ना हो या इंसुलिन क्या हो, कम मात्रा में प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो किसमें आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या इंसुलिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ग्लूकोज किसमें चला जाएगा, ब्लड में। जब ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है, इस चीज को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज में होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में आ जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट नहीं हो पाता या इंसुलिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डायबिटीज की बात करें तो एक आती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। जेनेटिकली क्या है, डिसऑर्डर है। यानी यहां पर जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिस कारण से ग्लूकोज कहां रहती है, ब्लड के अंदर रहती है। ठीक है। और दूसरी कौन सी है, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो ऑर्डर है या ये जो डिसऑर्डर है, ये किस लिए होता है, लाइफस्टाइल की वजह से या फिजिकली एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जिस कारण से जो क्या लीवर है ना, लीवर के अंदर इंसुलिन जा नहीं पाती, क्योंकि लीवर के अंदर क्या स्टोर है, फैट स्टोर है। तो लीवर के अंदर इंसुलिन जा ही नहीं पाती, जिस कारण से इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, दोनों में हो क्या रहा है, इंसुलिन की कमी हो रही है, इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं, जिस कारण से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो पाया और वो ग्लूकोज किसमें आ रही है, ब्लड में आ रही है। ठीक है। अगर वो ब्लड में आ रही है, जैसे ही उस ब्लड को छाना जाएगा किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स में वो शुगर आएगी और वो शुगर क्या करेगी, नेफ्रॉन्स को आघात पहुंचाएगी, नेफ्रॉन्स को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, नेफ्रॉन्स को डेड कर देगी। जैसे जैसे नेफ्रॉन डेड होते जाएंगे किडनी पर असर पड़ेगा और बहुत सारे डिजीज उत्पन्न हो जाएंगे, जिस कारण से क्या किया जाता है कि इस जो ग्लूकोज में उपस्थित, जो ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज है, जो ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज है, उसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। इसी तरह 1983 में 1983 में एक कंपनी थी ए लिली। कौन सी कंपनी थी, ए लिली। उसने ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। क्या बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। क्या नाम दिया था, ह्यूमोलिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ह्यूमोलिन नाम दिया था। ह्यूमोलिन नाम दिया था। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यदि मैं इंसुलिन की बात करूं,
तो इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियास के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा। देखिए जैसे एंजाइम्स होते हैं तो एंजाइम्स पहले प्रो एंजाइम्स के रूप में सिक्रेट होते हैं। जैसे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स प्रो हार्मोन्स के रूप में क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। वैसे ही इंसुलिन किस रूप में सिक्रेट होता है, प्रो इंसुलिन के रूप में। और बाद में इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है, इंसुलिन में चेंज किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए एक प्रो इंसुलिन है। क्या है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। जिसमें ये है ए, ये है सी और ये है बी पॉलीपेप्टाइड चेन। ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब इसे मैच्योर इंसुलिन में चेंज किया जाता है, किसमें चेंज किया जाता है, मैच्योर इंसुलिन में। तो इसमें केवल 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होती हैं। जिसमें एक होती है ए और एक होती है बी, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से जो प्रो इंसुलिन है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। जो इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन है, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। जिसमें ए और बी उपस्थित रहती है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है। अगर मैं पॉलीपेप्टाइड चेन ए की बात करूं तो इसमें 21 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगर मैं पॉलीपेप्टाइड चेन बी की बात करूं तो इसमें 30 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। देखिए जो इंसुलिन होती है उसे प्रो इंसुलिन के रूप में सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। बाद में उसे मैच्योर इंसुलिन में बदला जाता है। इंसुलिन का सिक्रेशन पैनक्रियास के द्वारा किया जाता है। यहां पर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रो इंसुलिन में पाई जाती है, ए, बी और सी। ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जब इन्हें मैच्योर इंसुलिन में चेंज किया जाता है तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या 2 हो जाती है। सी पॉलीपेप्टाइड चेन मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाती। ए चेन में 21 एमिनो एसिड जबकि बी चेन में 30 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे ही इंसुलिन एब्सेंट हुआ, इंसुलिन क्या हुआ, एब्सेंट हुआ। इंसुलिन एब्सेंट की अवस्था में पहले पिग और कैटल के पैनक्रियास से हम इंसुलिन को अलग करने लगे, या उसके पैनक्रियास से किसको अलग करने लगे, इंसुलिन को अलग करने लगे। बाद में हमने जैसे पढ़ा कि लिली नामक कंपनी ने 1983 5 जुलाई को ह्यूबुलिन बनाई।
ह्यूमुलिन बनाई। उन्होंने क्या किया, जो इंसुलिन की जीन थी, कौन सी जीन थी, जो इंसुलिन की जो जीन थी उससे ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। किस बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, जो कि ग्राम नेगेटिव था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। जैसे ही इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डाला गया तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर जो चेन बनेगी, यहां पर एक बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और एक बनी पॉलीपेप्टाइड चेन बी, और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग मिली थी। बाद में इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगाकर इन्हें एक किया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड लगाकर इन्हें एक किया। देखिए, जब इंसुलिन एब्सेंट हुई तो पहले क्या किया जाता था, पिग या कैटल के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकाला जाता था, या कई बार ऐसा भी देखा गया कि इनके पैनक्रियाज को ह्यूमन में ट्रांसफर भी किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में एली लिली नामक कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को ह्यूमरिन बनाया या ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। उन्होंने इंसुलिन की जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। जैसे ही इस जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया तो बैक्टीरिया भी ये क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। लेकिन जो बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई इंसुलिन थी उसमें दो चेन थी, चेन ए और चेन बी, और दोनों अलग अलग थी। बाद में इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड डालकर इनको एक किया गया और ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया। तो पहला मेडिसिन यूज क्या है, ह्यूमुलिन। अब आगे चलते हैं। देखिए, ह्यूमुलिन के बाद नंबर 2 पर आता है जीन पिल। पिल का मतलब ही मेडिसिन है, पिल का मतलब खाने वाली मेडिसिन, और जीन है, जीन मतलब इस पिल में क्या है, बेसिकली डीएनए। इसमें क्या है, डीएनए है, ठीक है। पिल के अंदर क्या है, डीएनए। जैसे ही डीएनए यहां पर गया तो डीएनए कहां जाएगा, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में क्या है, गट है, तो गट की सेल के अंदर वो डीएनए चला गया। हमने पिल के रूप में क्या दे दिया, जीन दे दिया, जीन यानी डीएनए का टुकड़ा दे दिया। वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन की गट सेल में गया। जैसे ही सेल के अंदर डीएनए पहुंचा तो डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन बना तो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी एक्सप्रेशन देगा, जीन का क्या देगा, एक्सप्रेशन देगा, वो किसी कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी वो प्रोटीन यहां से कहां चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से वो कंप्लीट बॉडी के अंदर चली जाएगी। यानी यहां पर हम डीएनए को एक मेडिसिन के रूप में यूज कर रहे हैं। जहां पर हम इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं, गट सेल में डाल रहे हैं, गट सेल से यहां से हमें प्रोटीन मिली, और वो प्रोटीन कहां जा रही है, पूरे ब्लड में जा रही है, और वो किसी कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे क्या बोला गया है, जीन पिल बोला गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब नंबर 3 पे चलते हैं, सुपर माउस। सुपर माउस की बात की जाए, जो सिंपल माउस होता है,
ठीक है, उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को डाल दिया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को डाल दिया जाता है। जैसे ही माउस के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को डालेंगे तो ये माउस क्या करेगा, ग्रो करेगा और ये अपने साइज का लगभग डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। माउस में जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को डाला जाएगा तो ये अपने साइज में कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, सुपर माउस कहते हैं। तो हम यहां से सुपर माउस भी तैयार कर सकते हैं या नॉकआउट माउस भी तैयार कर सकते हैं। देखिए कौन सा माउस है, नॉकआउट माउस। नॉकआउट माउस में क्या होता है, देखिए जैसे कोई माउस है, उस माउस में यदि हमने किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया, किसी जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, रोक दिया, किसी जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया या उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो माउस क्या बन जाएगा, वो बेसिकली नॉकआउट माउस बन जाएगा। यानी किसी जीन को या तो हम रोक दें, ब्लॉक कर दें या उस जीन को निकालकर बाहर कर दें। तो सर इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए जो माउस है, माउस का यूज कहां पर किया जाता है, हम कोई भी नई मेडिसिन बना रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहले ह्यूमन पे तो करेंगे नहीं, तो पहले किस पे किया जाएगा, एनिमल्स पे या माउस पे। तो जैसे ही हमने माउस के किसी जीन को निकाला तो हमने क्या देखा कि इस जीन को निकालने के बाद, ठीक है, इसमें कैंसर हो गया। यानी वो एक ऐसी जीन थी जो कैंसर के प्रति क्या कर रही थी, अपना रेजिस्टेंस शो कर रही थी। कैंसर के प्रति क्या शो कर रही थी, रेजिस्टेंस शो कर रही थी। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। या हमने जैसे किसी जीन को निकाला तो उसमें अलग अलग डिजीज होने लगी या उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई, तो हम पता चल गया कि इस जीन के कारण इसकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो हम यहां पर किसी जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट या ब्लॉक करके हम जीन के बारे में पता लगा रहे हैं। किसके बारे में पता लगा रहे हैं, जीन के बारे में पता लगा रहे हैं। यानी ऐसी कौन सी जीन है जो कैंसर कोजिंग जीन है, ऐसी कौन सी जीन है जो कैंसर के प्रति रेजिस्टेंस जीन है, ऐसी कौन सी जीन है जो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। या हमने जैसे ही किसी जीन को निकाला तो हमें देखने को मिला कि जो माउस के जो हेयर थे उसका कलर चेंज हो गया। तो माउस के हेयर के कलर के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इसे नॉकआउट माउस कहते हैं। बेसिकली इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है कि कौन सी जीन क्या काम करती है उसके लिए। तो ये कौन सा आ गया, नॉकआउट माउस आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं। ट्रेसी शीट पर जैसे हमने सुपर माउस को बनाया, जैसे हमने नॉकआउट माउस को बनाया, वैसे ही हमने ट्रेसी शीट बनाई। इसमें हमने क्या किया, जो शीट थी उसमें हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दी, को इंसर्ट कर दिया। शीट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारी ट्रांसजेनिक शीट बनी। कैसी शीट बनी, ट्रांसजेनिक शीट बनी। देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो जीन था, इससे जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ट्रीटमेंट के लिए। किसका ट्रीटमेंट, एम्फाइसेमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखिए ह्यूमन में कुछ लंग डिसऑर्डर हो रहे थे, लंग डिजीज हो रही थी, जैसे एम्फाइसेमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस।
इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए थी। क्या चाहिए थी? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए थी। तो हमने शीप में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन को इंसर्ट किया, जिससे हमें ट्रांसजेनिक शीप मिली। ठीक है, ये जो ट्रांसजेनिक शीप थी, इसके मिल्क में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन था, और जो कि एम्फाइसेमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि एक लंग डिजीज है। कैसी डिजीज है? लंग डिजीज है, जिसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया गया है, जो कि ट्रांसजेनिक शीप के मिल्क से मिली है। या जो ट्रेसी शीप थी, कौन सी शीप थी? ट्रेसी शीप, इसके मिल्क से हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो बेसिकली हमें मेडिसिन ना देकर यहां पर मिल्क का यूज किया गया है उसके ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। कौन सी डिजीज? एम्फाइसेमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि लंग डिजीज है। लंग से संबंधित डिजीज है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ग्लोफिश की बात की जाए तो जैब्राफिश में, जो जैब्राफिश होती है उसके अंदर हमने क्या डाला? ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को इंसर्ट किया। ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को इंसर्ट किया, जिससे हमें ग्लोफिश मिली। अगर मैं जैब्राफिश की बात करूं तो बेसिकली ये इंडिया और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है इंडिया और बांग्लादेश में, जिसके अंदर यहां पर स्ट्राइप्स पाई जाती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर की क्या पाई जाती है? स्ट्राइप्स पाई जाती है। जैसे ही इसके अंदर हमने ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को डाला तो इसने क्या बनाई? ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाई। ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, और ये प्रोटीन क्या करेगी? जैसे ही इसे अंधेरे में रखा जाएगा या नॉर्मल लाइट में भी रखा जाएगा तो ये चमक उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? चमक उत्पन्न करेगा। तो गोल्डन फिश क्या कर रही थी? ग्लोफिश क्या कर रही थी? ग्लोफिश क्या कर रही थी? चमक उत्पन्न कर रही थी। हम एक चमक देख पा रहे थे इसके अंदर। ठीक है सर, एक बात बताओ, हम तो मेडिसिन में यूज पढ़ रहे हैं ना, अगर ये चमक उत्पन्न कर रही है तो मेडिसिन में यूज कैसे? देखिए, हमने इसको, ये कहां पाई जाती है? इंडिया और बांग्लादेश में, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? ब्लू कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती है। जैसे ही हमने इसके अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन को डाला तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनी, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चमक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे ही इसको हमने किसी नदी में या लेक में डाला, किसी नदी या लेक में डाला, तो जैसे ही वहां का जो एनवायरमेंट होगा, ये उस एनवायरमेंट के अनुसार हमें कलर देगी। जैसे अगर उस एनवायरमेंट में पोल्यूशन है, क्या चीज है? पोल्यूशन है, तो हमें पोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इस एनवायरमेंट में और कौन कौन से एनिमल्स हैं, उस एनिमल्स को देखकर ये डर रही है या उसके साथ कैसा रिएक्शन कर रही है, उसके बारे में, इसकी इथोलॉजी के बारे में, लेक की साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। बेसिकली यहां पर जो पोल्यूशन था या जो लेक या नदी का एनवायरमेंट था, उसको देखकर हमने ये ग्लोफिश बनाई थी। क्या बनाई थी? ग्लोफिश बनाई थी, जहां पर हमने ग्रीन फ्लोरोसेंट जीन को डाला था, जो कि चमक उत्पन्न कर रही थी। जैसे अलग अलग पोल्यूशन आए, अलग अलग पोल्यूटेंट आए, उसके अनुसार इसने अलग अलग कलर शो किया, जिसमें हमने बेसिकली पोल्यूशन के बारे में पता लगाया। तो ये एक मेडिसिन के रूप में यूज किया गया। हालांकि बाद में चूंकि ये चमक उत्पन्न करती थी, तो लोग उसे पालतू बनाने के लिए, है ना, पालतू बनाने के लिए इसे एक्वेरियम में यूज करने लगे या इसे घर में
यूज करने लगे। लेकिन ग्लो फिश का जो इस्तेमाल किया गया है, जो ग्लो फिश बनाई गई थी वो पोल्यूशन के लिए बनाई गई, कि हम उस लेक का पोल्यूशन को देखना चाहते थे। ये आ गई ग्लो फिश।